नमस्ते। एक्सटेंशन एजुकेशन की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में। तो प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला सिद्धांत है सांस्कृतिक विभेद का सिद्धांत। सांस्कृतिक विभेद का जो सिद्धांत है उसमें मुख्य रूप से हमारे देश के विभिन्न जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसकी बात आती है, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनके खान पान, रहन सहन और उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो त्योहार हैं, ये सभी अलग अलग होते हैं। और अगर उनके संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अगर उन्हें कोई कार्यक्रम सिखाया जाए तो वे उस चीज को ज्यादा अच्छे से ग्रहण करेंगे। उदाहरण के लिए अगर वेजिटेरियन जो लोग हैं या शाकाहारी लोग हैं, अगर हम उन्हें मांस में उपस्थित जो प्रोटीन है उसकी मात्रा के बारे में बताने लगे या उसके फायदों के बारे में बताने लगे, तो वो लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी नहीं लेंगे या इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि वे मांस का उपयोग ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी कई मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं को ध्यान में रखकर ही किसी प्रसार कार्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। या प्रसार शिक्षा इस सिद्धांत के ऊपर पालन करती है कि वह जो टारगेट ग्रुप है उनकी जो संस्कृति है उसका ध्यान रखें। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वह है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत वही है कि सामान्यतया जो ग्रामीण लोग होते हैं वे अपनी संस्कृति के साथ में बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं और सरलता से वे परिवर्तन को तैयार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आज भी गांवों में लड़कियों का पढ़ाना इतना जरूरी नहीं समझा जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करो और बाद में, क्योंकि उन्हें घर का ही काम करना है, तो यह पढ़ाई लिखाई उनके किसी काम में नहीं आएगी। दूसरा, उनको लगता है कि जब वो बड़ी होके विवाह उसका होगा तो उसको दहेज देना पड़ेगा, तो उसकी शिक्षा पर ज्यादा खर्चा क्यों किया जाए। तो उनके इन विचारों में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और उनको समझाना जरूरी है कि लड़की का पढ़ा लिखा होना पूरे एक परिवार के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से उन लोगों के बीच में घुल मिल के, उनकी बातों को समझ के, उनकी परंपराओं को समझ के और उनके समाज में जो परिवर्तन लाए जाने हैं उन सब का ध्यान प्रसार शिक्षा रखती है। इसके बाद में जो तीसरा इसका सिद्धांत है वह है रुचि एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत। अर्थात जो हमारे टारगेट ग्रुप है या ग्रामीण लोग हैं उनकी क्या रुचि है और क्या आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर हमें प्रसार शिक्षा उन लोगों के मध्य ले जानी होती है, क्योंकि उनकी आवश्यकता पर आधारित शिक्षा ही उनमें रुचि को जागृत करेगी। अगर उनकी रुचि नहीं है किसी कार्यक्रम में या किसी ज्ञान में या किसी परिवर्तन में, तो वह उस चीज को पाने के लिए आकर्षित नहीं होंगे और प्रसार शिक्षा उस समय सफल नहीं होगी। इसका जो चौथा भाग है या पॉइंट है वह है जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत। अर्थात लोगों को उनकी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए और आगे की ओर ले जाना चाहिए। अगर उनके जो बेसिक नीड्स हैं अगर वही पूरी नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि वे एक
जो सामान्य जिंदगी है या उनको जो चिकित्सा की शिक्षाएं मुहैया कराना है या साफ सफाई के बारे में बताना है, तो इन बेसिक चीज़ों से आरंभ करके फिर उनको कृषि की उन्नत तकनीकों के बारे में बताया जा सकता है, या रोजगार के जो अनेक अवसर हैं वो किस प्रकार से वे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताया जा सकता है। पर उसके पहले आवश्यक यह है कि उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं या जो बेसिक समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि उनके साथ में व्यक्तिगत संपर्क किया जाए, निरीक्षण किया जाए, उनके समाज के संगठन, आर्थिक स्थिति, परंपराओं और आदतों की विस्तार से जानकारी ली जाए, और उनके क्षेत्र की जानकारी लेते हुए या ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए पहले जहां भी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करना है तो उन लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। अगला सिद्धांत है सहयोग और सहकारिता का सिद्धांत। तो अगर किसी भी कार्यक्रम में जो कि गांव वालों के कल्याण के लिए चलाया गया है और उसमें अगर उनका सहयोग नहीं मिलता है या स्थानीय नेतृत्व का सहयोग नहीं मिलता है या स्थानीय संस्थाओं का, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो, अगर उनका सहयोग नहीं मिलता है तो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। अतः प्रसार सेवा भी सभी के सहयोग से चलाई जाती है, क्योंकि सभी लोग कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं, तभी उनमें वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है और कार्यक्रम के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। अतः कार्यक्रम के प्रत्येक जो स्टेप है या चरण है उसमें स्थानीय लोगों को शामिल करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसके बाद में इसका अगला सिद्धांत है स्वयं सहायता का सिद्धांत। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है और प्रसार शिक्षा का एक जो मुख्य या बेसिक सिद्धांत भी यही है, जिसमें है कि सेल्फ हेल्प करने की उनमें प्रवृत्ति को जागृत करना, यानी वे अपनी सहायता स्वयं करें। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो उनको किसी सरकार पे या किसी अन्य जो कार्यक्रम है उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और वे जो अपने छोटे छोटे काम है या छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको स्वयं ही आपस में एक दूसरे के साथ सहायता करके वे उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वह है संतुष्टि का सिद्धांत। हर व्यक्ति अपनी उपलब्धि के लिए कार्य करता है और अगर उसको परिणाम सकारात्मक मिलता है तो उसे संतुष्टि होती है, और संतुष्टि उसके लिए प्रेरणा का कार्य करती है जो उसे और सीखने और आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए अगर किसी किसान को एक तकनीक के बारे में बताया जाए, कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में, और उसके अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसकी जो उपज है उसमें वृद्धि होती है, तो वह अगले साल दूसरी तकनीक को अपनाने के लिए तैयार रहता है, और इस तरह से वह हमेशा नई चीजें सीखने और नई तकनीकों को सीखने और उन्हें अपनी खेती में अप्लाई करने के लिए वह तैयार रहता है, तत्पर रहता है। इसके अलावा एक और मुख्य सिद्धांत है, वह है करके सीखने का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का ये एक मुख्य सिद्धांत है कि इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जितने लोग कार्यक्रम में शामिल हैं उसमें कम से कम कुछ सिलेक्टेड लोग या सभी लोग ऐसे हों जिन्हें जो तकनीक सिखाई जा रही है या जो कार्य सिखाया जा रहा है उस कार्य को वे स्वयं करके देखें और करके सीखें। जैसे प्रिजर्वेशन का अगर काम करना है तो उनको अचार या मुरब्बा या जो भी उन्हें
सब्जियों को उनको सुखाना है, तो ये सारे के सारे काम उनसे खुद से कराए जाते हैं। और जब व्यक्ति कोई काम एक बार खुद कर लेता है तो वह उसको बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लेता है और उसे भूलता नहीं है, और ऐसे में वह व्यक्ति उस कार्य को आसानी से अपने जीवन में अपना लेता है। लेकिन अगर उसने सिर्फ सुना है या पढ़ा है तो वह उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा और याद रख पाएगा। इसलिए प्रसार शिक्षा में करके सीखने के सिद्धांत पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। अब अगले सिद्धांत की बात करते हैं, वह है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग का अर्थ यह है कि स्थानीय रूप से जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं के प्रयोग से उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाया जाए, यह सिखाने की बात होती है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए, अगर किसी जगह पे पानी की कमी है तो वहाँ बाजरा उगाने के बारे में कहा जा सकता है, या मूंग की खेती के बारे में, या मोठ की खेती के बारे में, या ऐसी फसलों की खेती के बारे में बात की जाएगी जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे स्थान पर हम उनको बताएं कि चावल की खेती किस तरह से की जाती है तो वह उनके लिए उपयोगी नहीं होगी। इसी तरह से जहाँ पानी खूब ज्यादा होता है उस जगह पे हम ऐसे बताएं कि पानी की कमी में या मरुभूमि पे कौन से किस प्रकार से खेती होती है तो वह उनके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो इस तरह से जिस तरह के संसाधन स्थानीय रूप से अवेलेबल हैं उसी के आधार पर उन्हें कोई भी चीज सिखानी चाहिए या कोई भी ज्ञान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, वह है स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत यह कहता है कि हमें अपने जो भी प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम है उसमें स्थानीय लोगों को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो जब किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उन्हें संतुष्टि होती है कि उनसे पूछकर यह प्रोग्राम बनाया गया है, तो वे उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। और क्योंकि स्थानीय नेतृत्व बड़ा प्रभावशाली होता है, तो अगर हम उनमें से किसी एक व्यक्ति को कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं तो उसकी वो और ग्रामीणों को अपने साथ में जोड़ सकता है, उसकी बात वो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वाकई में यह प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए या उन्हीं के भले के लिए है, क्योंकि उन्हीं में से एक व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। इसके बाद में अगला जो सिद्धांत है वह है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि इसका उद्देश्य नई जो प्रसार शिक्षा है उसका उद्देश्य नई सूचनाओं और तकनीकों से ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के सुधार और उनके जीवन को सुधारने की लिए तत्पर करना है। तो इसलिए कृषि विज्ञान हो या पशुपालन का विज्ञान हो या गृह विज्ञान हो, तो इनमें अलग अलग आविष्कार होते रहते हैं। तो ये क्या आविष्कार हो रहे हैं और इनकी सूचनाएं जो हैं वो इसकी जिम्मेदारी होती है प्रसार कार्यकर्ता के ऊपर। लेकिन उस प्रसार कार्यकर्ता एक ही समय में कई सारे काम नहीं कर सकता है, अतः उसको विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता होती है। और इसलिए क्योंकि वह प्रसार कार्यकर्ता नीचे की तरफ ग्रामीण लोगों से जुड़ा होता है और ऊपर की तरफ विशेषज्ञों से जुड़ा होता है, इसलिए कोई भी नई जो सूचना होती है या नई आविष्कार या तकनीक होते हैं वो विशेषज्ञों से पहले उसको पता लगते हैं, वह सीखता है और उसके बाद में उसकी उपयोगिता वो ग्रामीण तक पहुंचाता है और उनको प्रेरित करता है कि वह नई तकनीक या जो नया आविष्कार है उसके बारे में वे लोग सीखें। तो इसके लिए प्रशिक्षित होना कार्यकर्ता का बहुत अधिक आवश्यक है। इसका अगला सिद्धांत है स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा है, इसलिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उन्हें क्लास में आना ही है, इतने बजे से इतने बजे तक बैठना ही है। इसलिए जब तक उनकी खुद की इच्छा नहीं होगी वे
उस कार्यक्रम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि लोगों में प्रेरणा दी जाए कि वे स्वेच्छा से शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। इसके वो अपने जीवन में आवश्यकता महसूस करें, उनको लगे कि हाँ, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह बहुत ज्यादा आवश्यक है। और जब वे अपनी इच्छा से किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उसका वे ज्यादा लाभ उठा पाते हैं और वह कार्यक्रम उन तक सफल रूप से पहुंच पाता है। अगला सिद्धांत है शिक्षण विधियों का सिद्धांत। जो शिक्षण विधियां हैं वे विभिन्न प्रकार से दी जा सकती हैं, और शिक्षण विधियां अगर प्रभावशाली तरीके से चुनी जाए या ऐसे चुनी जाए कि वो वहाँ के लोगों की परिस्थिति, ज्ञान और प्रशिक्षण उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाए और उसके अनुसार वो प्रशिक्षण विधि चुनी जाए, तो वह ज्यादा उपयोगी साबित होती है। और इसके लिए जिन लोगों के लिए प्रोग्राम बनाया गया है उनकी उम्र, लिंग, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति, यह सब भी ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनका शैक्षणिक स्तर क्या है यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद में है प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। यह कहता है कि लोकतंत्रात्मक तरीके से प्रसार शिक्षा चलती है, जिसमें सभी से परामर्श लिया जाता है, सभी के विचार जाने जाते हैं और उनके विचारों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। फिर है नमनीयता का सिद्धांत या फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत। कोई भी प्रसार कार्यक्रम जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना अत्यंत आवश्यक है कि किन्हीं परिस्थिति के कारण या किसी वजह से अगर कार्यक्रम में बदलाव लाने की जरूरत हो तो थोड़ी बहुत संभावना उसमें रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल रिजिड प्रोग्राम बना दिया जाएगा तो गांव में कई बार परिस्थितियां प्रेडिक्टेबल नहीं होती हैं, नई नई परिस्थितियां आ सकती हैं, और ऐसी परिस्थितियों में अगर हम तैयार नहीं हैं तो हमारा उस दिन का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तो हमारे प्रैक्टिकल में हुआ करता था कि कोई एक एक्सटेंशन एजुकेशन प्लान प्रोग्राम हमें प्लान करना होता था और हमें जाके कोई भी एक मोहल्ला या कोई गांव चुन के वहां के लोगों को कोई प्रसार शिक्षा दी जानी, मतलब शिक्षा का प्रसार करना होता था। तो हमने एक मोहल्ला ऐसा चुन लिया था और वहां पे हमने समय वगैरह सब व्यवस्थाएं कर ली थी, और उस समय के अनुसार हम भी पहुंच गए थे और सारी तैयारी हमारी हो चुकी थी, और समय के हिसाब से हम तैयार थे कि अब वो ग्रामीण महिलाएं आएंगी और उन्हें हमें जो भी बताना है वो हम बताएंगे। हम इंतजार करते रहे, समय निकलता गया, 1 घंटा निकला, 2 घंटा निकला, करीब 2.5-3 घंटे बाद में कुछ महिलाएं आई और हमने कहा कि आप लोग आए क्यों नहीं, आप सबने कहा था कि आप जरूर इस प्रोग्राम में आएंगे। तो उन्होंने बताया कि वह दिन उनकी पानी की बारी का होता है, अर्थात उनके घरों में 4 दिन से पानी आता था और जिस दिन हमने कार्यक्रम रखा था उसी समय पर उनके यहाँ पानी आना था। और पानी क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि वह उस पानी को उन्हें 4 दिन के लिए इकट्ठा करके रखना होता था। अगर वे आ जाती हमारे कार्यक्रम में तो वो पानी का उनका टर्न चला जाता और 4 दिन तक उन्हें बिना पानी के रहना पड़ता, जो कि संभव नहीं था। तो हमें वह कार्यक्रम उस दिन निरस्त करना पड़ा और हमें फिर दूसरे दिन का चयन करना पड़ा, और उस दिन हमने यह विशेष रूप से ध्यान रखा कि उस दिन उनकी कोई पानी की बारी नहीं हो। तो इस तरह से अगर लचीलापन नहीं हो किसी कार्यक्रम में तो वह सफल नहीं हो, मतलब सफल होने में उसकी काफी परेशानियां आती हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है संपूर्ण परिवार का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा पूरे परिवार के स्तर पर लागू की जाती है
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय पूरा परिवार जो है वह कृषि कार्य में लगा होता है और क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक उम्र के जो परिवार का सदस्य है उसको प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर है सम समानता के सहयोग का सिद्धांत। कोई भी प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम जो है वह किसी भी प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैया उसका नहीं होना चाहिए। पूरे गांव के लोगों के लिए, प्रत्येक समाज के लोगों के लिए, प्रत्येक स्तर के किसान के लिए यह प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो। किसी भी प्रकार के पक्षपात पूर्ण रवैया प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षा के नियोजन के लिए नहीं अपनाना चाहिए। फिर बात आती है स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। इसमें जो स्थानीय संगठन होते हैं, जैसे पंचायत होती है, सरपंच होता है, स्कूल्स होते हैं, इनका जरूर सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि ये स्थानीय संगठन है, इसलिए इनका प्रभाव जनता पर बहुत गहरा रहता है और अगर इनका सहयोग मिल जाता है तो वे गांव के लोगों को कार्यक्रम के लिए सहज ही तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में तटस्थता एवं अकटुता का सिद्धांत यह कहता है कि प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसे दलगत, धर्मगत या जातीय राजनीति से बिल्कुल अलग रखा जाए और यदि इस कार्यक्रम में इन तत्वों का समावेश हो जाए तो कई सारी कठिनाइयां आ सकती हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मुश्किल आती है। तो इसलिए किसी भी तरह की जो बायसनेस है या विचारों में हमारे या प्रसार कार्यकर्ता की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा एवं अनुनय का सिद्धांत। यह बहुत आवश्यक सिद्धांत है, क्योंकि जब व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, कोई कार्य करता है, उसका अगर उसको फल मिलता है, पॉजिटिव फल मिलता है, तो वह प्रोत्साहित होता है, उसको प्रेरणा मिलती है। या एक किसान ने उन्नत तकनीक को इस्तेमाल किया, उसकी उपज बढ़ी, या उसने कोई उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल किया, उसकी उपज बढ़ी, या उसने और कोई कार्य किया जिससे उसके जीवन का स्तर जो है वो ऊंचा उठा, तो उसकी जो उन्नति देख के दूसरे किसान जो है वे भी प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं और इन नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए वे तैयार होते हैं। इसी तरह से अनुनय का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें ग्रामीणों को सहानुभूति पूर्वक उन्हें समझाना चाहिए। अगर आप उनके आगे रौब जमाओगे या उनको कहोगे कि तुम्हें ये भी नहीं आता या उन्हें नीचा दिखाएंगे, तो वे फिर आपके कार्यक्रम में नहीं भाग लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उन्हें नीचा दिखाने के लिए आए हैं। जबकि आप उन्हें उनसे प्यार से बात करेंगे, उनसे सहानुभूति से बात करेंगे, तो वे आपकी बात सुनते हैं और आपके कार्यक्रम में रुचि लेते हैं। उसके बाद में आखिरी जो सिद्धांत है वह है मूल्यांकन का सिद्धांत, और यह कहता है कि किसी भी कार्यक्रम के पूरा होने के बाद में या कार्यक्रम के बीच में भी मूल्यांकन किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि हम ज्ञात कर सकें कि कार्य जो है वो किस हद तक उसकी प्रगति हो पाई है या उसमें क्या कमियां रह गई हैं। अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उन कमियों का तुरंत कारण पता करके उसका समाधान करना चाहिए, उन कमियों को दूर करना चाहिए। और जो अंत में मूल्यांकन होता है वो भविष्य की योजनाओं को बनाने का काम करता है। इसलिए जो आखिरी सिद्धांत है वह यह है कि प्रसार शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम हो तो उसका मूल्यांकन अवश्य रूप से किया जाना चाहिए। तो ये थे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी।